नमस्कार दोस्तों, वेरी वेलकम। और आज जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है यूजीसी नेट जेआरएफ कैसे क्लियर करें, उसके बारे में हम जो मेरी रणनीति रही है, मैंने कैसे उसको क्लियर किया है, उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम होता है। ये हर 6 माह में आयोजित होता है, जो जनरली दिसंबर और जून इन 2 महीनों में इसका एग्ज़ाम होता है, हर 6 माह में। ठीक है। और इसका जैसा कि आपको पता ही है, मेन मकसद क्या है कि भाई जो कॉलेज में शिक्षक पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, वो भर्ती किए जाते हैं। उनके लिए एक बेस योग्यता होती है। ठीक है। जैसे स्कूल में टीचर लगते हैं तो उनके लिए बीएड होती है या बीएसटीसी होती है, जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं। तो बेस के रूप में कार्य करता है यूजीसी नेट। ठीक है। और आगे रिसर्च करना चाहते हो तो उसके लिए जेआरएफ एग्ज़ाम, जो नेट में से भी जो सुपर स्टूडेंट होते हैं उनका चयन किया जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। तो नेट का एग्ज़ाम होता है। इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, मानव जो शिक्षा मंत्रालय उसके तहत वो कराती है। और मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट में किया है इसको। ऑनलाइन पेपर हुआ था दिसंबर 2023 में, और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं। और एक इसमें जनरल पेपर होता है, और जो सब्जेक्ट का पेपर तो होता है, जनरल पेपर होता है, उसमें 50 प्रश्न होते हैं और 1 घंटा होता है। और एक होता है जो सब्जेक्ट का पेपर होता है, उसमें 100 प्रश्न होते हैं, वो 200 नंबर के होते हैं। अब चूँकि ये क्या है, एक साथ होते हैं, लगातार 3 घंटे होते हैं, तो आप उस समय को कैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे उसमें ऐसी बाउंडनेस नहीं है कि भाई तुम्हें 1 घंटे में वो पेपर फर्स्ट करना है या फिर सब्जेक्ट का पेपर 2 घंटे में करना है। उसको मिक्स करके कैसे भी कर सकते हैं, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें नेगेटिव, तो इसमें ये है कि जो अच्छा तुक्का मार सकता है उसको हम चर्चा करेंगे, उसका कैसे फ़ायदा उठाना है। तो उसके लिए एक फ़ायदा रहता है यहाँ पर, जो अच्छा इंटेलिजेंस गैस कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और दोस्तों, जब आप नेट जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप बस पीजी होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप नेट जेआरएफ करना चाह रहे हो। जैसे मेरा हिस्ट्री में मैंने किया है, तो मैंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ है। उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन के रूप में बीएससी किया था। अर्थात हम ग्रेजुएशन भले ही अलग स्ट्रीम में कर सकते हैं, और पीजी जिस सब्जेक्ट में, उसी में नेट जेआरएफ कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब भारत सरकार है, जब आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हो तो आपको 37,000 रुपये महीने तो पैसे मिलते हैं, प्लस आपको एचआरए भी मिलता है, जो लगभग 43,000 रुपये हो जाता है। इसी प्रकार जब 2 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर आपको एसआरएफ मिलती है, जो 42 होती है कैश और फेलोशिप। इसके अलावा आपको कुछ एचआरए भी मिलता है, तो लगभग ये 48 तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये सिटीज़ वाइज डिपेंड करता है एचआरए का रेट कितना है। तो ये आपको ये फ़ायदे मिलते हैं, और भी आगे सारी चीज़ें उनको हम देखेंगे बाद में। ठीक है। आपको मेरे वीडियो क्यों देखने चाहिए, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, मैंने नेट जेआरएफ को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया है। इसके अलावा मैंने यूपीएससी में कई बार प्री को क्लियर किया है, यूपीपीसीएस में भी लगभग 4-5 बार क्लियर किया है, आरएएस का प्री भी क्लियर किया है। और मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ एज ए पटवारी, राजस्थान सरकार में। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम कि कैसे, ये मेरी और भी सीरीज चल रही है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो देख सकते हैं। और जैसे इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पर आर्टिकल है, सरकार ने ये फेलोशिप अमाउंट बढ़ाया था, तो जेआरएफ और एसआरएफ के लिए क्रमश 37 और 42,000 कर दिया था, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आगे देखते हैं। ये मैं ये इंटरव्यू में अपीयर हो चुका हूँ, उसका एडमिट कार्ड है। ठीक है। तो नेट जेआरएफ है क्या, देखो सर्वप्रथम तो ये है कि कॉलेज के टीचर बनते हो आप, तो उसके लिए आपको नेट या फिर राज्य में ऐसी नेट जैसी परीक्षा होती है, सेट, पीएचडी इत्यादि योग्यताएं मांगते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो कॉलेज में, तो उसके लिए नेट अनिवार्य कर दिया है यूजीसी में। तो इसलिए नेट एग्ज़ाम की महत्वता होती है। दूसरा है कि प्रैक्टिकली इसको हम देखें तो इसकी महत्वता है, ये जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो इसमें क्या है कि यूपीएससी की तैयारी हो या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी हो या फिर आरएएस की तैयारी हो, इसमें क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कई बार हमको 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। हिंदी मीडियम से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे होते हैं,
तो फाइनेंशियल हम इंडिपेंडेंट हो सकें, क्योंकि ये एग्ज़ाम हम क्लियर कर लेते हैं और पीएचडी में एनरोलमेंट लेते हैं तो हमको 43 और 48 हज़ार रुपये महीने तक प्राप्त हो सकता है। तो इससे हम क्या है, घर वालों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और स्वतंत्र बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आप इस जो विशेषकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब आगे चलते हैं। ये मेरा सर्टिफिकेट है जो फरवरी में 18 जनवरी को रिजल्ट आया था, 12 फरवरी में इशू हुआ था। और JRF लेटर मिलता है, जिनका JRF क्लियर होता है, JRF कुछ का ही क्लियर होता है। इसके अलावा मार्कशीट मैंने लास्ट में अटैच की है, ये मैं 2022 UPSC 2022 में मैंने 113 मार्क्स आए थे GS में, जो अच्छे मार्क्स हैं। हिस्ट्री में देखो एक कुछ चीज़ों को हम कैसे पढ़ना है, जैसे बौद्ध स्तूप रचना है, इसके बारे में पढ़ना है कि कैसे उत्तर से दक्षिण या ऊपर से नीचे कैसे कैसे होता है, हर्मिका कहाँ होती है, छतरी तोरण कैसे होते हैं ये। तो ये मैं एक एग्जांपल दिया है बस। और अब हम शुरू करते हैं। देखो हिस्ट्री है जैसे मेरा सब्जेक्ट है, वैसे 64 सब्जेक्ट होते हैं। आप हिंदी में हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, या फिर ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, तो उसमें क्लियर कर सकते हैं। मेरा हिस्ट्री था, और चूँकि UPSC में मेरा ऑप्शनल था हिस्ट्री और वहाँ पर मेरे अच्छे नंबर आए थे 284, तो मैंने किया कि मैं ट्राई करूँ। तो मेरा ये पहले प्रयास में क्लियर हो गया था। और दूसरा मेरा इंटरेस्ट भी है कहीं ना कहीं हिस्ट्री में, ये चीज़ों को हमारा जो भारत का इतना समृद्ध अतीत है सांस्कृतिक रूप से, उसको खंगाला जाए एक प्रकार से। तो वो हिस्ट्री, इस वजह से भी मैंने ये इस विषय में देना उचित समझा। हालांकि मैंने ग्रेजुएशन BSc किया है मैथमेटिक्स में। तो इस प्रकार से अब आगे चलते हैं। अब करना कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि करना कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ है वो है सिलेबस। अपन को PDF डाउनलोड करनी है, अगर हमारे पास डिवाइस है, टैब या लैपटॉप है, नहीं तो प्रिंट निकलवा लेना है उसका सिलेबस का। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है अगर करना है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसके लिए आप या तो घटना चक्र का खरीद सकते हो, या यूथ पब्लिकेशन का आता है वो खरीद सकते हो, अरिहंत का खरीद सकते हो। ठीक है, तो वो खरीद सकते हो। जहाँ तक ये बुक्स की बात है, तो देखो सर्वप्रथम तो हमें PYQ की बुक्स लेनी है, ये मैंने जैसे बता दिया था। ठीक है, अब तीसरा नंबर आता है कि अगर किसी का बेसिक मजबूत नहीं है, बिगिनर है बिल्कुल, तो NCERT पढ़े सर्वप्रथम। तो हिस्ट्री की 6वीं 7वीं 8वीं क्लास की और 12th की जो 3 भारत के इतिहास की पुस्तकें उनको पढ़े। और बाईस हिस्ट्री की भी तो इतना काम नहीं आती है, लेकिन इन 6 पुस्तकों को ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, बेस बनाने के लिए, क्योंकि NCERT है वो काफ़ी लॉजिकल बुक्स लिखी हुई होती हैं उसकी, और एक अलग इंसाइट प्रदान करती हैं, तो उनको पढ़ना है। और अगर किसी का बेस ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पहले से, तो देखो ये पुस्तकें भी शायद पढ़ रखी हूँ, तो पर फिर भी इनको रिवाइज करना है। जैसे एंशिएंट इंडिया के लिए RS शर्मा की बुक आती है, रामचरण शर्मा की, पहले जो NCERT में चलती थी। मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की बुक आती है। और इस प्रकार मॉडर्न इंडिया के लिए कई सारी बुक आती हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम बुक में काफ़ी हद तक जो फैक्ट और काफ़ी समझ वाली चीज़ें भी सम्मिलित कर ली गई हैं, तो आप उसको ले सकते हो। उसमें क्या है, ये बिपिन चंद्रा, सुमित सरकार या बहुत सारे जो अच्छे लेखक हैं उनका एक सार मिल जाएगा स्पेक्ट्रम में। ठीक है, इसके अलावा तीनों काल के लिए आपको घटना चक्र या यूथ पब्लिकेशन के जो बुक आती है, घटना चक्र की या फिर यूथ की, ये ले लेनी है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का संग्रह होता है, उनको करना है अच्छे से। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी के लिए क्या कर सकते हो आप, हिस्टोरियोग्राफी के लिए प्रजापत नाम से राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनकी बुक आई हुई है, उसको ले सकते हो। और भी जो कोई अच्छी बुक लगे उसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बुक हो गई आपकी। अब विशेष सलाह मैं क्या देना चाहता हूँ आपकी तैयारी के लिए, कि जिससे ये एग्ज़ाम आपका अच्छे से क्लियर हो, कि एक तो टेस्ट सीरीज या MCQ है ना, बहुत सारे लगाने हैं। मुझे लगता है कोई भी अपन जो MCQ वाला पेपर देते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, टीचर का हो, UPSC का हो, UPPCS का हो, RS का हो, जो प्री के स्तर पर और अन्य एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो उनके लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो अपन बहुत सारी पढ़ाई करते हैं कई बार, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस पढ़ाई को टेस्ट करना, और गलतियाँ करते हैं उसको जांचना, यहीं पे गलतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं, गलतियाँ करना भूल जाएं, उसके लिए टेस्ट सीरीज या MCQ करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अब ये जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ये किया है,
तो इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी के दौरान लगभग 18,000 MCQ सॉल्व किए थे। उनके अपनी कॉपी बन गई हैं, लगभग 3 कॉपियाँ बन गई, बहुत शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं उनमें से, ठीक है। तो अपन को ये काम बहुत फोरमोस्ट करना है। और इसके अलावा जो अभी नेट JRF का एग्ज़ाम पहले होता था, क्या थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड था, अभी क्या है, ये हमारी समझ को चेक करने लगा है, ठीक है। तो हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो थोड़ा क्रोनोलॉजी को तो उसको ध्यान रखना ही है, थोड़ा समझ उसकी, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, व्यापार कैसा था, संस्कृति कैसी थी, विभिन्न आस्पेक्ट हैं उनको पढ़ना है, समाज कैसा था उस समय, पॉलिटिक्स कैसी थी। जनरली हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, डेट्स पढ़ते हैं, युद्धों को पढ़ते हैं, तो वो पॉलिटिकल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। हमें सोसाइटी को भी देखना है, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, कला साहित्य की स्थिति कैसी थी। तो इस प्रकार से समझ की ओर मुड़ रहा है एग्जाम, तो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है टॉपिक्स की, ठीक है। तो उनके लिए मैं कुछ वीडियो लाता रहूँगा, तो वहाँ से देख लेनी है, कुछ डायरेक्ट पढ़नी है, ठीक है अपनी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का कैसे है कि भाई देखो, कुछ तो कोचिंग्स वगैरह होती हैं तो वहाँ से ले सकते हो अगर समर्थ हो तो। अगर नहीं समर्थ हो तो हिस्ट्री के कुछ पेपर, जैसे यूपीएससी के लिए विजन दृष्टि वगैरह जो हिंदी मीडियम कोचिंग है कुछ, तो ये बनाती है, तो इनके हिस्ट्री के पेपर वहाँ से ले लो। हिस्ट्री के पेपर हैं उनको वहाँ से फ्री लेके दे लो, जो यूपीएससी PDF या यूपीएससी फ्री मटेरियल साइट पे मिल जाएंगे, तो उनको दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी गाइड खरीदोगे तो उसमें बहुत सारे MCQ दिए होते हैं, ठीक है। तो घटना चक्र या यूथ की विशेषकर मैं कह रहा हूँ, तो वो ले सकते हो। उसमें क्या है, तुमको वो आंसर देने और उनके भी अगर संभव हो तो शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो ये मेरी स्पेशल सलाह रहेगी कम से कम, जिससे आप नेट JRF आसानी से क्लियर कर सकें। अब देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं सभी टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने, MCQ खूब सॉल्व करने, ठीक है। कम से कम 5,000 MCQ जो जून में आ रहा है उसके लिए 5,000 MCQ, जो कि बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं जॉब के साथ अभी 3,000 MCQ कर चुका हूँ मेरे UPPCS एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आपको ये जून 24 के लिए 5,000 MCQ करने ही करने हैं, ठीक है। और बड़ी बात नहीं है, हो जाएंगे। फुल टाइमर के लिए तो बहुत आसान है, जो पूरे दिन तैयारी करते हैं, यानी कि और कुछ तैयारी के अलावा उन पर बहुत ज़्यादा कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हमारा ऑप्शनल की बात हो गई, और भी डिस्कस करते रहेंगे, अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा ये सिलेबस का अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट पेपर का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो, सिलेबस को पढ़ना है, जैसे कि मैं शुरू में बता चुका हूँ। शिक्षण और सोच क्षमता है जो परीक्षार्थी है उसको देखो, वो टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा है, वो समझा कैसे पाता है, चीज़ों के अंतर्दृष्टि कैसे डालता है, और रिसर्च कैसे कर सकता है, उसके मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो ये हमारी वो कैसे इसका पता लगाएंगे, हमारी संज्ञानात्मक क्षमता कैसी है, कॉग्निटिव, जैसे हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो उस पर विचार कैसे करते हैं, ठीक है। विस्तृत बोध मतलब समझ कैसी है, विश्लेषण कैसे करते हैं चीज़ों का, घटनाएं घट रही हैं उनका मूल्यांकन, तर्क कैसे करते हैं, ठीक है। निगमन और आगमन, ये तर्क, ये भी टाइप होते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड में, टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी करते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा होगा, मैं पिछले 10 साल से जैसे इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, कि हमारे कोई सा भी एग्ज़ाम हो रहा हो, छोटा सा पियोन से लेके IAS तक, UPSC से लेके RAS तक, UPPSC तक, तो सभी एग्जामों में क्या है, पर्यावरण, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा बन गया है, तो पर्यावरण को अधिकाधिक शामिल किया जा रहा है। तो पर्यावरण के क्वेश्चन हैं, उनको ज़रूर देखना है, करंट के हों या फिर जैसे भी स्टैटिक चीज़ें हैं उनको भी देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में, है ना। इसके अलावा अब इसमें हर टॉपिक वाइज दी हुई है, जैसे एक तो है शिक्षण आपूर्ति है, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग पढ़ाने के लिए कैसा होना चाहिए टीचर, तो उससे संबंधित चीज़ है, ठीक है। तो उसमें अब ये बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, शिक्षण क्या है, शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षण प्रभावक तत्व, मतलब जब पढ़ाते हैं तो हम कैसी कैसी चीज़ें प्रभावित करती हैं, कि चार्ट बना के पढ़ाना है, कलर बनाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है, ऑफलाइन पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें शिक्षक साइड सामग्री हो गई। जैसे ICT का प्रयोग आजकल बढ़ रहा है, बहुत सारी पहले की जा रही हैं, जैसे सगुन पोर्टल, स्वयं पोर्टल, ये सारे सुनते रहते हैं, स्वयं प्रभा। और मूल्यांकन की प्रणाली, जब टेस्ट कैसे लेते हैं बच्चों का, जैसे आपने अभी सुना होगा CBSE है, वो ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, ट्रायल बेस पे ओपन बुक एग्ज़ाम। तो ऐसी चीज़ों की मतलब जानकारी रखनी है अपन को, अपना कान और आँख
खुले रखने हैं, ठीक है, क्या घट रहा है, अपडेटेड रहना है उस टाइप की, क्योंकि नई शिक्षा नीति है वो भी यही बात कहती है, ठीक है। ऐसी शोध आवृत्ति है कि रिसर्च हम करते हैं तो वो कैसा एप्टीट्यूड है उसका, कि भाई शोध का अर्थ क्या होता है, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्ष, ठीक है, उपागम क्या होते हैं, कैसे शोध के टाइप्स होते हैं, ठीक है, शोध की पद्धतियाँ क्या हैं, शोध के चरण क्या क्या होते हैं, ठीक है, शोध प्रबंध लिखते कैसे हैं, जैसे पेपर को लिखना कहते हैं उसको, पेपर पब्लिश करना, आईसीटी का कैसे प्रयोग करना है, शोध है उसमें नैतिकता, यानी कि कई बार ऐसा तो नहीं हम दूसरा ने रिसर्च किया उसको जो कितने कॉपी करके जमा करा दिया, तो ऐसे प्लेजियरिज्म उसको कहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है कुल मिला के, तो ये सारे उसमें आ जाएंगे। इसी प्रकार बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा क्या टफ होता है, तो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के पैसेज हम इंग्लिश का अखबार पढ़ सकते हैं, हिंदी में कुछ अच्छे कोई बुक लागे अलग से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अपन जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है और हम कह रहे हैं, आपस में हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान यानी कि समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, उससे संबंधित ये चीज़ है, इसको संप्रेषण कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें ये मास मीडिया वगैरह कैसे है, सोसाइटी, इसमें ये सारा आ जाता है, रेडियो से लेके इंटरनेट और याद। एक गणितीय तर्क और आवृत्ति, अब इसमें यही है कि गणित की कुछ चीज़ें हैं बेसिक सी, ये समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, ये हल्का हल्का सा कर लेना है, 10वीं के लेवल का आएगा, ठीक है। तो ये गणितीय तर्क और आवृत्ति हो गई। अब ये युक्ति युक्त तर्क, इसमें क्या है कि जो भारत में जो तर्क की प्रणाली है उसके बारे में, इसमें आपको यूट्यूब पे किसी वीडियो, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, किसी वीडियो देख सकते हो या फिर गाइड ला के उसमें गाइड में से इस टॉपिक को कवर कर सकते हो, ठीक है। और ये भारतीय तर्कशास्त्र, ठीक है, और इसमें ये सारा है, तो ये इंडियन जो फिलोसफी है उससे संबंधित है। ये आंकड़ों की व्याख्या, डेटा इंटरप्रिटेशन है ये, ठीक है। आंकड़े जो चार्ट वार्ट होते हैं, पाई चार्ट होते हैं या फिर जो भी है उस टाइप से, ये भी सिंपल टॉपिक है, बस इसमें कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस बहुत कर लेनी है, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत कर लेनी है, जिससे पेपर एग्जाम सेंटर पर हमको टाइम ना लगे, क्योंकि टाइम का काफ़ी महत्व है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन टाइम, क्योंकि गणितीय सवाल है वो छूटने नहीं चाहिए, जिससे फर्स्ट पेपर में कम से कम हमारे 75 मार्क्स आ सकें, ठीक है। ऐसे ही आईसीटी है, आईसीटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई मेल क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, ये हम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरली भी पढ़ते हैं, तो यहाँ से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। ऐसे ही अब पर्यावरण के बारे में, ये एसडीजी क्या होते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है एमडीजी क्या थे, अब एसडीजी आ गए हैं, जैसे आपको पता ही है 169 टारगेट हैं, तो ये क्या है, कब एडॉप्ट किए गए थे, और हर एसडीजी के बारे में क्या उल्लेख है, जैसे एक है तो जीरो हंगर या फिर जीरो पॉवर्टी, ऐसी चीज़ें हैं। एसडीजी 4 है जैसे, तो ये क्या है, शिक्षा, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो इस प्रकार से ये क्या है हम देख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर मैं एक पृथक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये अन्य एग्जामों में भी कवर हो जाएगा, तो वो कॉमन हो जाएगा, थोड़ी मेहनत करके मैं बना दूंगा, लगभग 1.5-2 घंटे का एक मैराथन वीडियो बना दूंगा, उसमें ये सारा कवर कर लूँगा, ठीक है। और ये अब एक लास्ट टॉपिक इसमें है हायर एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, जैसे एक यूजीसी काम करती है, एक एआईसीटीई काम करती है, लॉ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, तो ऐसे ही मेडिकल के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया है, पहले एमसीआई हुआ करती थी, तो उससे संबंधित ये इसमें ऐसी चीज़ें आएंगी, अंग्रेज़ों के काल में फिर ब्रिटिश काल में कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, और हमारी शिक्षा नीतियाँ हैं, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई थी 2020 में, ये सारी चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और ये मैं बता ही चुका हूँ कि इसमें 100 नंबर का तो हमारा कॉमन पेपर होगा, और 200 का सब्जेक्ट का होगा, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 3 घंटे दिए जाएंगे, इनको 1+2 मान सकते हो, ठीक है। और इस प्रकार इसमें लगभग 200 नंबर आप लाते हो तो आपकी जेआरएफ जनरल क्लियर हो जाती है, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, और मेरी इसमें मार्कशीट भी मैंने लगाई है, ये यूपीएससी में निबंध आया था, उसका टॉपिक था जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए वो होता नहीं है, यानी कि यही है, स्ट्रगल करो, जब तक स्ट्रगल नहीं है ज़िंदगी में तो वो ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। हमेशा अपने आप को चुनौतियों में झोंकते रहो, कभी रुकना नहीं है, हमेशा प्रयास करते रहो। लोगों ने कई बार नेट जेआरएफ पास किया है और कई सब्जेक्ट्स किया है, ठीक है, तो अपन को करना है ये, और बहुत आसान है, अगर मेहनत कर लें तो ऐसी बात नहीं है, आसान भी है, ठीक है, व्यक्ति हम जैसे ही लोग कर रहे हैं,
और ये मेरी मार्कशीट है। अब मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि जो सर्वप्रथम बताया था मैंने, ये लगभग मेरे 74 मार्क्स थे फर्स्ट पेपर में और दूसरे में 144 थे, यानी कि पहले पेपर में मेरे लगभग कितने 37 क्वेश्चन सही हुए थे 50 में से, जो कि मेरे हिसाब से 35-36 हम सबको करने ही होते हैं अगर JRF लेनी है तो जनरल कैटेगरी में। और दूसरा है ऑप्शनल में 72 क्वेश्चन सही हुए थे 100 में से, तो इसमें भी लगभग 65-70 करने ही होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 218 नंबर थे 200 में 300 में से, तो ये अच्छे मार्क्स थे मेरे हिसाब से। मैंने यूट्यूब पे देखा, इंटरनेट पे निकाल के, सबसे टॉप मार्क्स भी हैं ये। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है बार बार कि अपन को एक तो टेस्ट पे खूब ध्यान देना है, दूसरा सिलेबस को स्टिक रहना है सिलेबस पर, और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सिलेबस देखना है, टेस्ट सीरीज। ये चीज़ मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा MCQ यहाँ कर जाएंगे उतना ही फ़ायदा है। ठीक है, सिलेबस पे स्टिक रहना है। 3 पॉइंट कहूँ तो मैं, तो सिलेबस में पढ़ो क्या है, ठीक है, कनेक्ट कर पाओगे। PYQ देखो कि वो पूछ क्या रहा है, किसी का ज्ञान लेने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद देखो PYQ। ठीक है, तीसरा शॉर्ट नोट बनाओ, जो अपन पढ़ रहे हो, जो कुछ भी पढ़ते हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। चौथी बात, खूब MCQ, यानी कि खूब सारे प्रश्न सॉल्व करो। ये 4 गोल्डन रूल हैं जो करने ही करने हैं आपको। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, मेरा जो जैसे भी क्लियर हुआ है इसका महत्वपूर्ण कार्य यही है। इसके अलावा मैंने क्या है, UPSC यानी कि IAS वाली परीक्षा है, उसका 19, 20, 21 में तो दिया ही है मेंस। इसके अलावा 22 और 23 में भी अच्छे मार्क्स थे मेरे, लेकिन CSET नहीं हुआ तो उस वजह से मैं मेंस नहीं लिख सका हूँ। इसके अलावा UPPSC में 19, 20, 21, ठीक है, 22 में नहीं हुआ, 23 में मैंने मेंस लिखा है। ठीक है, मेंस क्लियर नहीं हुआ वो चीज़ अलग है। ठीक है, ऐसे ही RAS का 21 का प्री क्लियर किया है। मतलब फिर कहने का मतलब है MCQ वाले एग्जाम में मैंने जनरली ज़्यादातर निकाले हैं। ठीक है, एक आध बार CSET को छोड़ दें तो UPSC में। तो इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं खूब सारे MCQ सॉल्व कर लिए जाएँ, शॉर्ट नोट्स बना लिए जाएँ, खूब सारे PYQ कर लिए जाएँ, सिलेबस पर स्टिक रहना है कि वो पूछता क्या है हर वर्ष हमसे। ठीक है, तो ऐसे करना है, और बहुत सारे लोग करते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जून वाला एग्ज़ाम आ रहा है, तो जून 2024 में मेरी यही शुभकामना है कि आप सब लोग नेट JRF क्लियर करें और अपने आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएं। क्योंकि दोस्तों मेरा अभी जॉब है, तो मैं तो इसको अवेलेबल करने की सोच नहीं रहा हूँ, मैं जॉब के साथ ही प्रिपरेशन जारी रखने की कोशिश है मेरी। अब देखता हूँ मैं क्या विकल्प बनते हैं। अगर छोड़ना पड़ेगा जॉब तो फिर मेरे पास JRF का ऑप्शन है भी PhD के लिए, नहीं तो फिर मैं पार्ट टाइम PhD का विकल्प है ही नेट JRF। ठीक है, तो कुल मिला के बात मेरा कहने का मतलब यही है कि खूब मेहनत करिए आप, और कोई भी संबंधित चीज़ है उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मेरा ग्रुप है जिसकी मैं लिंक दे रखी है अपने इसमें यूट्यूब चैनल में, तो इस वीडियो के नीचे भी दे दूँगा, तो वहाँ पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मैं पर्सनल 1-to-1 गाइड भी कर दूँगा कोई भी कंटेंट के लिए, या कैसी रणनीति है, क्या है, पढ़ाई कैसे करनी है, क्या है, तो आप देख सकते हैं। और मेरा बार बार यही कहना है कि खूब सारी मेहनत करें। देखो मेहनत ही लास्ट में यही बात आती है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई परीक्षा पास करता है, ठीक है, लक एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन कहीं कहीं 95-90% हार्डवर्क ही हमारा काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, आप जाहिर सी बात है आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और ये हमारे एक प्रकार से करियर ग्रोथ भी ऑप्शन है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक प्रकार से एग्ज़ाम देने के लायक हो जाते हैं हम। इसके अलावा PhD कर सकते हैं, तो वो भी हमारा एक वो होता है कि भाई नाम नाम काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ना हमारी लाइफ में। एक पैसा कमाना है, नाम कमाना है, तो ऐसे सोचते हैं तो डॉक्टर लग जाता है नाम के आगे, अगर PhD डॉक्टरल थीसिस भर देते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस लेक्चर को आज यहीं समाप्त करते हैं, और इसमें फर्स्ट पेपर को कैसे अपन को डील करना है। हाँ, इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गया हूँ, ये करना है कि अब फर्स्ट पेपर फर्स्ट है, उसमें जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, दूसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड, इन दोनों के लिए KVS मदान बुक है, KVS मदान। ठीक है, ये बुक पढ़ सकते हो आप,
और मैं तो यही कहूँगा कि जनरली सबसे कहता हूँ कि एक टैब या लैपटॉप अपने पास रखें, जनरली टैब, क्योंकि आजकल हर चीज़ PDF फॉर्म में मिल जाती है और नोट्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है और हमें बदलना भी चाहिए अपने आप को समय के साथ, नहीं तो समय की रेस में हम पीछे छूटेंगे। ठीक है, तो आप टैब ले लीजिए, उसमें क्या सारी PDF मिल जाती हैं आजकल टेलीग्राम और इनसे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और ये सारी बुक्स भी मिल जाती हैं फ्री में, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए KVS मैदान। ठीक है दोस्तों, अब मैंने देखो सेल्फ स्टडी से करके दिखाया ये सारा, IAS की तैयारी वगैरह भी, इवन ये नेट JRF भी, जॉब भी लगाऊँ, मैंने कहीं का भी कोचिंग नहीं लिए। तो मैं बार बार आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सेल्फ प्रिपरेशन से की जा सकती है, थोड़ा सा बस मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ और आप करते रहिए तैयारी। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।